विद्यार्थियों, आज के इस फिजिक्स गाइडलाइन के हमारे इस क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कक्षा 12वीं के भौतिकी के अध्याय 5 चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण। इस चैप्टर से हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो अध्ययन करेंगे वो है कि दो चुंबकीय ध्रुवों के लिए कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। विद्यार्थियों, आप लोगों ने इस चैप्टर को जब पढ़ा होगा तो शुरू में बहुत एक चीज़ बेसिक जानकारी होती है ये, जिसको आपको जानना जरूरी होता है। जैसे क्या है, चुंबक क्या होते हैं, चुंबकीय ध्रुव क्या होते हैं, चुंबकीय आघूर्ण क्या होते हैं, ध्रुव प्राबल्य क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों को आप एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यदि आप शुरू में इसका अध्ययन करते हैं तो आप जब इस चैप्टर के अंदर जाएंगे तो आप कोई भी टॉपिक जब आपको पढ़ाया जाता है आपके टीचर के द्वारा या आप खुद पढ़ते हैं तो आपको उस चैप्टर को समझने में, उस टॉपिक को समझने में बहुत आसानी होगी। मैं अभी ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपसे। जो जिस संबंध में मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो है दो चुंबकीय ध्रुवों के लिए कूलाम के व्युत्क्रम का नियम। विद्यार्थी से ध्यान रखिएगा, ये जो कूलाम के जो व्युत्क्रम का नियम है एक विद्युत में भी है। दो बिंदु आवेशों के लिए कूलाम के व्युत्क्रम का नियम। तो आप थोड़ा से जब परीक्षा में ये टॉपिक आते हैं तो थोड़ा देख लीजिएगा कि ये जो कूलाम के जो व्युत्क्रम के नियम है ये चुंबक के लिए पूछा जा रहा है कि आवेशों के लिए पूछा जा रहा है। बहुत सारे हमारे विद्यार्थी हड़बड़ी में क्या करते हैं कि जब बिंदु आवेशों के लिए कूलाम के नियम का प्रश्न पूछा जाता है तो चुंबकीय ध्रुवों के लिए कूलाम के नियम लिख देते हैं, या चुंबकीय ध्रुवों के कूलाम के नियम पूछा जाता है तो आवेशों के लिए कूलाम के नियम ले देते हैं और बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बड़े आप धैर्य से क्वेश्चन पेपर जो बनाते हैं तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आप उसमें उसका आंसर लिखिएगा। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। वो है हमारे चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग, वो है कूलाम की व्युत्क्रम नियम। विद्यार्थियों देखिए, सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे, है ना, एक साइंटिस्ट जिसको हम कहते हैं जॉर्ज ऑगस्टिन कूलाम, C.A. कूलाम जिसको बोला जाता है, उन्होंने कि दो चुंबकीय ध्रुव के बीच में लगने वाला आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, इन बलों का मान को ज्ञात करने के लिए उन्होंने एक नियम बनाया था जिसे हम कूलाम के व्युत्क्रम के नियम से नाम से जानते हैं। अब ये नियम क्या है, तो इस नियम को समझने से पहले मैं डायग्राम पर लेता हूँ, फिर यदि आप डायग्राम के आधार पर मैं इस नियम को बताऊंगा तो आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। तो जैसे क्या है, देखिए, जैसे मान लेते हैं कोई दो चुंबकीय ध्रुव जिसके ध्रुव प्राबल्य क्रमशः स्मॉल m1 और m2 है, जो एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, आप दूरी को आप यहाँ पर d भी ले सकते हैं, r भी ले सकते हैं, x ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो मान लीजिए कोई दो चुंबकीय ध्रुव जिनके ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m1 और m2 है, जो एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है, और इनके बीच लगने वाला बल अगर कैपिटल F हो तो कूलाम के नियम के अनुसार, अब मैं नियम क्या बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, और ये नियम आपके मोबाइल की स्क्रीन पर लिखाया जाएगा, जिसको आप देख करके परिभाषा को नोट कर सकते हैं, नियम को नोट कर सकते हैं। और इस नियम के अनुसार कि दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल उन ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए एक बार और फिर से आपको बता देता हूं। इस नियम के अनुसार इन दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल उन चुंबकीय ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का नियम है। अब इस नियम का गणितीय रूप क्या होगा, इसका सूत्र क्या आएंगे, उसको हम समझेंगे इस चित्र के माध्यम से। मान लीजिए चित्र में एक बार पुनः रिपीट करते हुए आपको बता रहा हूं कि माना कि m1 और m2 दो चुंबकीय ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्य हैं, जिनके बीच की स्मॉल d है और इनके बीच लगने वाला बल F हो। तो जैसे अभी हमने बताया कि कूलाम के नियमानुसार हम इसको लिख सकते हैं F अनुक्रमानुपाती m1 m2 तथा F व्युत्क्रमानुपाती 1/d का स्क्वायर, नियम के अनुसार। अब क्या है कि यदि हम इन दोनों को नियमों के साथ लिखें
यदि एक साथ लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, लिखे यहाँ आप लिखेंगे कि उपरोक्त, ठीक है, उपरोक्त दोनों नियमों को एक साथ लिखने पर, ठीक है। देखिए आप इसको नोट्स में बना सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया से नोट्स तैयार हो सकता है। जब एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, एक साथ लिखने पर, देखिए एक साथ हम जब लिखेंगे तो हमको मिलेगा F अनुक्रमानुपाती m1 m2 अपॉन d का स्क्वायर। ये कूलॉम के दोनों नियम को, दोनों नियम कहने का मतलब अनुक्रमानुपाती है और एक व्युत्क्रमानुपाती है, तो दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो हमको मिलेगा F अनुक्रमानुपाती समानुपाती भी कर सकते हैं हम, F अनुक्रमानुपाती m1 m2 अपॉन d का स्क्वायर। अब आप जानते हैं क्या है कि जब हम किसी भी समीकरण में से यदि हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हो या व्युत्क्रम चिन्ह हो तो एक नियत राशि आता है जिसका मान जगह हमेशा नियत रहता है, स्थायी रहता है, जिसको हम नियतांक के नाम से जानते हैं। और इस नियतांक को अलग अलग स्थितियों में अलग अलग संकेतों से व्यक्त करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो नियतांक रूप में जिस संकेत का प्रयोग करेंगे वो होगा स्मॉल के। जैसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको हम इस पर लिख सकते हैं या F बराबर स्मॉल के m1 m2 अपॉन d का स्क्वायर। जहां मैं यहाँ पर बता देता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा यहाँ पर, जहां k एक अनुपातिक नियतांक है, ठीक है, अनुपातिक नियतांक है मतलब ये अनुपात के अनुसार बढ़ता है, अनुपातिक नियतांक है ये, ठीक है, जिसका मान मापन की पद्धति और माध्यम पर निर्भर करता है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, जहाँ के एक अनुपातिक नियतांक है जिसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ध्यान देंगे जिसका मान मापन की पद्धति, बिल्कुल आप मैं समझाते हुए लिख रहा हूँ, नोट्स बना सकते हैं, जिसका मान मापन की पद्धति एवं माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। अब ये किस प्रकार से निर्भर करता है तो मैं आपको बता दूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो ध्यान देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि जहाँ के एक अनुपातिक नियतांक है जिसका मान मापन की पद्धति और माध्यम पर निर्भर करता है। तो कैसे निर्भर करता है, जैसे कि क्या होता है कि जैसे कि हम बात करेंगे तो इसमें एसआई पद्धति में इस के का मान अलग होगा, सीरीज पद्धति में के का मान अलग होगा। माध्यम की बात करेंगे तो इन दोनों ध्रुवों के बीच में यदि अलग अलग कोई माध्यम हो तो स्मॉल के का मान भी अलग होगा। तो यहाँ पर हम लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं कि जैसे कि आप सब ध्यान देंगे, जैसे कि आप चाहे, और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 1 देते हैं, ठीक है। जैसे कि एसआई पद्धति में इस के का जो मान होता है, इस के का जो मान होता है एसआई पद्धति में वायु या निर्वात के लिए, माध्यम कौन सा रहेगा, वायु या निर्वात के लिए, ये जो स्मॉल के है इसका मान लेंगे हम लोग μ0/4π। अब यहाँ पे एक चीज आ जाता है μ0, तो यहाँ μ0 क्या है ये भी हम थोड़ा आपको बताएंगे। जहाँ μ0, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, जहाँ μ0 वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए निरपेक्ष चुंबकीयशीलता है, वायु निर्वात के लिए क्या है ये, निरपेक्ष चुंबकीयशीलता है। अब आपसे प्रश्न आ सकता है कि भाई ये चुंबकीयशीलता होता क्या है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये चुंबकीयशीलता वास्तव में एक ऐसा किसी चुंबकीय पदार्थ का ऐसा कोई गुण है जिसको यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो ये बताता है कि चुंबकीय तीव्रता कितनी बढ़ेगी या कितनी घटेगी, जिसको हम कहते हैं चुंबकीयशीलता। तो इस के मान को हम जैसे यहाँ पर समीकरण 1 में रखें, लेकिन मैं यहाँ पर ये भी बता दूं, तो μ0 को तो हमने वायु निर्वात की निरपेक्ष चुंबकीयशीलता कह दिया, लेकिन वास्तव में μ0 का मान क्या होता है ये भी हम थोड़ा समझ लें, फिर डायरेक्ट इसको मान पर रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं इसको
यहाँ पर ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर पहले से हम नोट कर लिए हैं। तो इसको मैं मिटाते हुए आगे के पॉइंट को मैं यहाँ ले रहा हूँ। तो जहाँ लिखूंगा मैं यहाँ पर जहाँ, ठीक है, म्यू जीरो का मान होता है 4 पाई इंटू 10 की घात 7 हेनरी अपॉन मीटर। इसको मात्रा ध्यान रखेंगे, हेनरी अपॉन मीटर भी होता है या न्यूटन अपॉन एम्पियर भी होता है, ध्यान रखिएगा ना, न्यूटन अपॉन एम्पियर होता है ये, ठीक है। ये म्यू जीरो का कितना होता है 4 पाई 10 की घात 7 हेनरी अपॉन मीटर या न्यूटन अपॉन एम्पियर होता है। अब मैं इस के मान को अगर मैं समीकरण 1 में रखूं, तो जब मैं समीकरण 1 में रखूंगा तो ये जो समीकरण का रूप क्या हो जाएगा, अतः समीकरण 1 में, अतः समीकरण 1 में स्मॉल के का मान रखने पर, स्मॉल के का मान हम रखेंगे भाई ना, आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना बहुत आवश्यक है, ध्यान नहीं देंगे इस चीज को अगर देखना हो समझना हो तो एकाग्रता बहुत जरूरी है, ध्यान देना आवश्यक है, ठीक है। अब आप इस के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 कहाँ है देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब मैं इस समीकरण 1 को मिटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ मुझे आगे बढ़ाना है, तो इस स्पेस को मिटाना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ से मैं इस के मान को रख दूंगा, आप अपने कॉपी में नोट किए होंगे तो देख लीजिएगा। आप इस के मान को रखेंगे तो हमारा समीकरण 1 बन जाएगा F बराबर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर। अब चूंकि बल ज्ञात कर रहे हैं, आपने पढ़ा है कि SI पद्धति में जो बल का मात्रक होता है न्यूटन होता है, तो आप अगर लिखते हैं तो यहाँ पर न्यूटन से लिखिएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे मात्रक न्यूटन, ठीक है। इसको हम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर एक चीज और हम इस समीकरण को एक दूसरे पे ला सकते हैं, जैसे क्या है देखिए, अभी हम लोगों ने म्यू जीरो का मान कितना रखा है 4 पाई 10 की घात 7। अगर मैं इसमें म्यू जीरो का मान 4 पाई 10 की घात 7 रखूं तो इस समीकरण का एक नया रूप हमको देखने को मिलेगा, और वो हो जाएगा यहाँ पर, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, या F बराबर इस मान को मैं यहाँ रखता हूँ तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 की घात 7 m1 m2, नीचे में पहले से तो ध्यान दीजिए 4 पाई है, 4 पाई रख दीजिए, यहाँ पर डी के स्क्वायर है, डी स्क्वायर रख देते हैं, 4 पाई से 4 पाई काट दीजिएगा। इस समीकरण 2 का या कूलॉम के नियम का एक नया रूप हमको समीकरण देखने को मिलेगा, वो हो जाएगा F बराबर 10 की घात 7 m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर। इसको हम देते हैं समीकरण नंबर 3। और उस स्थिति में एक कूलॉम के व्युत्क्रम नियम का समीकरण है जब दोनों आवेशों के बीच में वायु निर्वात हो, तो SI पद्धति में, ठीक है। अब यहाँ पर समझ लीजिए, ये तो SI पद्धति में हो जाता है। अब इसमें वास्तव में इसका सीजेस पद्धति में क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सीजेस पद्धति में हम इसका मान निकालेंगे तब समीकरण का रूप क्या होगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसको यहाँ मिटा देता हूँ और मैं लेता हूँ अगला स्थिति, जब दोनों चुंबकीय ध्रुवों के बीच में वायु निर्वात हो तो सीजेस पद्धति में क्या होगा। देखिए मैं बिल्कुल यहाँ पर लिख देता हूँ, एक नोट से तैयार कर लीजिएगा आप। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार सीजीएस पद्धति में, इसी प्रकार सीजीएस पद्धति में वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए ये स्मॉल के का जो मान होता है, स्मॉल के का मान 1 होता है, ठीक है। तो जब स्मॉल के का मान यहाँ पर 1 होगा तो इस मान को यदि हम समीकरण 1 में रखें तो क्या हो जाएगा, समीकरण नया रूप देखने को मिलेगा। अतः समीकरण 1 में के बराबर 1 रखें तो समीकरण हमको मिलेगा F बराबर, आप के रखेंगे तो m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर, और सीजेस पद्धति में जो बल का मात्रक होता है वह होता है डाइन। इसको हम समीकरण में दे सकते हैं, आप दे सकते हैं 4 इसको, और ये जो समीकरण 4 है वह सीजेस पद्धति में कूलॉम के व्युत्क्रमक नियम का समीकरण है। तो है ना विद्यार्थियों सरल, बिल्कुल आप जो इस
स्थिर विद्युत चैप्टर में जो बिंदु आवेशों के लिए जो कूलाम के नियम पढ़े बिल्कुल उसी के अनुरूप है। यदि आप उसको समझ गए होंगे तो इसको समझने में बहुत ही आसानी होगी। और इसी में बता दूं विद्यार्थियों, देखिए क्या होता है, किसी चीज़ को यदि समझना है, अच्छे से जानना है, तो आपको वो धैर्य से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और ये जो हम आपके लिए वीडियो बनाए हैं इसको शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। हो सकता है एक बार दो बार इसको रिवाइज भी कर लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। और ये हो जाता है कूलाम के व्युत्क्रम बल का समीकरण किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के लिए। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, जब प्रश्न पूछा जाएगा आपसे तो इसमें एक टॉपिक आप पूछते हैं एकांक ध्रुव। एकांक ध्रुव क्या होता है, इसके आधार पर भी इसमें पूछा जाता है। तो थोड़ी सी मैं चर्चा एकांक ध्रुव पे भी कर लूँ, क्योंकि कूलाम की व्युत्क्रम नियम को जब पूछते हैं तो फिर एक शब्द और जोड़ देते हैं, इसके आधार पर एकांक ध्रुव को परिभाषित कीजिए। तो चलिए हम एकांक ध्रुव को डिफाइन करते हैं और एकांक ध्रुव परिभाषा लेने के लिए हम इस समीकरण 3 का प्रयोग करेंगे। तो इसी के बेस पर आधारित है हमारा अगला टॉपिक, वो है एकांक ध्रुव। तो मैं इसको मिटाता हूँ और थोड़ा से समय और आपसे लूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए वीडियो को बहुत बढ़िया से, तो आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। और परीक्षा की दृष्टि 3 नंबर के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस साल जो है परीक्षा का जो पैटर्न है सत्र 2025-26 से प्रश्न का पैटर्न थोड़ा बदला हुआ है और साथ साथ कुछ सिलेबस हटाए भी गए हैं। तो आपको उसी के अनुसार जो ब्लू प्रिंट है कि कौन चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आएंगे, किस चैप्टर से 2 नंबर के आए प्रश्न आएंगे, किस नंबर 3 नंबर प्रश्न आएंगे, इसको थोड़ा सा देख करके आप लोग तैयारी कीजिएगा। तो मैं इसके बाद लेता हूँ एकांक ध्रुव यूनिट 4। देखिए एकांक ध्रुव हम कूलाम की जो समीकरण हमने प्राप्त किया 3, इसके आधार पर डिफाइन करेंगे। देखिए कूलाम के नियम के अनुसार हमने पढ़ा है कि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच जो बल लगता है वायु निर्वात के लिए पद्धति में, वो समीकरण 3 के रूप में लिखा आता है। और समीकरण 3 है कि जैसे हम लिख सकते हैं डिफाइन करने के लिए, बिल्कुल आप ऐसे लिखिएगा, हम जानते हैं कि जो कि आप पढ़ चुके हैं और आप जानते भी हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं आप, हम जानते हैं कि F बराबर 10⁻⁷ m1 m2 अपॉन d का स्क्वायर। ठीक है। अब क्या है, यदि हम इस समीकरण में देखिए, यदि इस समीकरण में F बराबर, मैं यहाँ पर ना इस समीकरण में अगर मैं इसे F की जगह में 10⁻⁷ न्यूटन रखूं, न्यूटन, ठीक है, और m1 बराबर m2 बराबर m रखूं, ठीक है, तथा d बराबर 1 मीटर रखूं, कितना रखूं, 1 मीटर रखें, तो अब देखिए आप यहां रखते हैं तो इस समीकरण का रूप कैसा हो जाएगा। तो ये समीकरण जो हो या इसको मैं यहां पर ले रहा हूं, तो ध्यान देंगे ये जो समीकरण जो होगा यहां पर देखिए, आप f की जगह कितना रखेंगे, f की जगह रखेंगे आप 10⁻⁷ और पहले से यहाँ 10⁻⁷ है, ठीक है। m1 की जगह भी m रखेंगे, m2 की जगह भी m रखेंगे, तो ये हो जाएगा m के स्क्वायर, d की जगह आप 1 रखेंगे तो 1 के स्क्वायर तो आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। और इसका 10⁻⁷ कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पर बचता है m² बराबर 1, ठीक है। या इसको हम निकालेंगे, वर्गमूल निकालें तो m बराबर +-1। तो ये जो m का मान जो +-1 आया है, इसी को हम कहते हैं एकांक ध्रुव। क्या कहेंगे इसको, एकांक ध्रुव कहते हैं। अब प्रश्न आ जाता है भी m का जो मान 1 जो आया है एकांक ध्रुव है, तो एकांक ध्रुव की परिभाषा कैसे देंगे, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमने m1 m2 बराबर m लिया, मतलब दोनों सजातीय ध्रुव हो गए, दोनों ध्रुव पावर सेम है, मतलब सजातीय ध्रुव बन गए और दोनों कितने दूरी पर रखे गए हैं, 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। जब 1 मीटर की दूरी के बीच रखते हैं तो इनके बीच जो लगता है जो बल है वो कितना है, 10⁻⁷ न्यूटन है। तो आप डिफाइन हम ऐसे बोल सकते हैं, ये परिभाषा मैं बोल रहा हूँ जो आपके मोबाइल पे लिखाएगा, बोलते बोलते ध्यान दीजिएगा। यदि दो सजातीय ध्रुव वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं और वे एक दूसरे को 10⁻⁷ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो ऐसा प्रत्येक ध्रुव एकांक ध्रुव कहलाता है या एकांक ध्रुव होता है। क्लियर, एक बार रिपीट कर देता हूँ चलिए आपके लिए कि दो सजातीय ध्रुव
वायु निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं और वे एक दूसरे को 10⁻⁷ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो ऐसा प्रत्येक ध्रुव एकांक ध्रुव कहलाता है या एकांक ध्रुव होता है। क्लियर? तो विद्यार्थियों, ये कूलाम की व्युत्क्रमण नियम को आप बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। मैंने कोशिश किया है आपके नोट्स तैयार हो जाए और आप बहुत अच्छे से दीजिएगा, पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। और अगले वीडियो में हम इसी अध्याय 4 का अगले टॉपिक लेकर हम आपके सामने आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे देखिएगा। और एक चीज़ थोड़ा सा रिक्वेस्ट आपसे यही है विद्यार्थियों कि यदि आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है, थोड़ी सी उत्साहवर्धन के लिए थोड़ा लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो का लाभ उनको भी मिल सके। ठीक है? तो चलिए फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वेलकम आप सभी का। पुनः एक बार मिलने के लिए धन्यवाद।